अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लूटियल रीजन में इंजेक्शन कौन सी नर्व को बचाने के लिए अपर क्वाड्रेंट Sciatic, में देते हैं? हाँ जी बताएं। sciatic, शैटिक नर्व, ये देखें अपर आउटर रीजन, ये जो रेड डॉट लगा हुआ है यहाँ। ठीक है मैम। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच एंटीवायरल काजेस टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस। तो एंटीवायरल जो है वो कौन कौन सी काज करती है, इसमें एक तो आ जाएगा आपकी एसाइक्लोवार, वेल एसाइक्लोवार, ठीक है, ये दोनों अब किस लिए देते हैं, हर्पीज सिम्प्लेक्स और वेरिसिला जोस्टर वायरस के खिलाफ, या फिर फेमिक्लोसाइक्लोवर देते हैं जो कि हर्पीज जोस्टर और जेनिटल हर्पीज के लिए दे रहे हैं। फिर देते हैं स्टूवर्डीन, STUVUDIN, स्टूवर्डीन, ठीक है, ये देते हैं HIV की ट्रीटमेंट में, या फिर डाइडेनोसिन, इसके साथ आप familiar होंगे क्योंकि पहले आया है, HIV की ट्रीटमेंट में ये देते हैं। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है डाइडेनोसिन का, मेनली ये काज करता है Pancreatitis, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, और जेकिटा बीन वो भी HIV की ट्रीटमेंट में देते हैं और उसमें हाई रिस्क होता है, ये भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करता है। अब मुझे नहीं पता वहां पे ड्रग कौन कौन सी आई हुई थी। और उसके बाद है गेन साइक्लोवर या फिर वेल गेन साइक्लोवर, ये देते हैं साइटोमेगेलो वायरस के खिलाफ। तो ये सारी ड्रग्स हैं जो कि काज कराती हैं टिंगलिंग सेंसेशन। अच्छा, उसके बाद है कि अराउंड 3 or 4 क्वेश्चन ऑफ टर्नर। अब मुझे बता दो सारा, टर्नर का 45X0 होता है और इसमें टर्न हमेशा कंप्लीट लेते हैं, तो कंप्लीट क्या होगी, मोनोसोमी। और बार बॉडीज इसमें स्केंटी बार बॉडीज होती हैं या फिर एब्सेंट बार बॉडीज होती हैं। टर्नर के फीचर बताओ बच्चों जल्दी से। but टर्नर के short फीचर neck, बताओ। X हाँ जी naught, चले आगे, 45X0 हो गया, आगे। short stature, web neck, और शॉर्ट फिगर है, वेब नेक है, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा है, जिसमें वेलो फेमरल पल्स लेस देन द ब्रेकियल पल्स, ठीक है। टर्नर एसोसिएट करता है विद द ऑटो एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपोथायराइडिज्म। हॉर्स शेप किडनी आती है, प्राइमरी एमेनोरिया आता है, स्केंटी या फिर नो बार बॉडी है, फीमेल होती है ये टर्नर विद हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है, मैनिफेस्टेशन इसकी फीमेल वाली होती है। और वो उसका भी आता है ना, बार बॉडी के साथ एसोसिएट करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स के साथ। बार बॉडी मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू विच ब्लड सेल, तो वो न्यूट्रोफिल आता है। तो ये सारे जो टर्नर है आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा आगे चलो, लो प्लेटलेट डिक्रीज HB, एलिवेटेड SGPT, तो ये क्या है, ये है हेल्प सिंड्रोम। ये देखें, हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है, HELLP, H से हेमोलिसिस, EL से एलिवेटेड लिवर इंजाइम है, और LP से क्या है, लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट डिप्लीटेड होना शुरू हो जाते हैं हेल्प सिंड्रोम में। ठीक है मैम। यूज का सिनेरियो आया हुआ था, ठीक है। अच्छा उसके बाद है, हाँ, SVD के 2 महीने बाद, यहाँ पे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी उन्होंने लिखा है, NVD, एक्चुअली इट इज SVD, कि 2 महीने बाद तक पेरिनियल इरिटेशन और पेन है, विच नर्व इज इन्वॉल्व। तो बच्चों SVD में ना मेनली आपकी जो प्यूडेंडल नर्व है वो काज करती है पेन, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, मिनिमम स्पर्म काउंट पर ml फॉर द फर्टाइल मेल। तो मिनिमम स्पर्म काउंट कितने होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू WHO 15 मिलियन स्पर्म काउंट पर मिलीलीटर ऑफ द सीमन। अगर 1 ml आप ले रहे हो सीमन का, तो उसमें 15 मिलियन जो स्पर्म है वो एक्टिव होने चाहिए, या फिर एटलीस्ट 39 मिलियन टोटल स्पर्म इन द इंटायर इजैकुलेट, जितना भी इजैकुलेट है उसमें से 39 मिलियन जो स्पर्म है वो एक्टिव होने चाहिए। ये देखो, एडिशनल सीमन पैरामीटर कौन कौन से हैं, कि उसकी मोटेलिटी एटलीस्ट 40% होनी चाहिए, मॉर्फोलॉजी या फिर शेप जो है वो 4% नॉर्मल फॉर्म में होने चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 ml, और उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 7.2। लेकिन अगर काउंट की बात करें तो 15 मिलियन पर ml ऑफ द सीमन है।
अच्छा, नेक्स्ट है वॉल्ट ऑफ द वेजाइनल प्रोलैप्स एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द हिस्टेक्टमी due to UV prolapse, which muscle or structure damage, perineal body, levator ani, या फिर यूट्रोसेक्रल, या फिर वो कह रहे हैं कि और भी दो तीन ऑप्शन थे। एक्चुअली अब इसमें क्या है कि विजाइनल प्रोलैप्स है, लेकिन वॉल्ट ऑफ विजाइनल प्रोलैप्स है, और उसकी पहले से ही हिस्ट्री है हिस्ट्रेक्टमी की, ठीक है। तो ये कौन सा डिग्री का प्रोलैप्स है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड है एक्चुअली मैम। हिस्टेक्टमी तो उनकी हो चुकी हुई है, ठीक है। वेजाइना जो प्रोलैप्स है, अब वॉल्ट का है, आपने देखना है कि वो वॉल्ट आ कहाँ तक रहा है। मेनली इसमें सेकंड डिग्री तक होता है, ठीक है, जो उसका प्रोलैप्स होता है, उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि कौन सा मसल अफेक्टेड है, अब उन्होंने क्या पूछा, विच मसल आर स्ट्रक्चर इज डैमेज, तो जो मसल डैमेज हुआ है वो है लिवेटर एनाई। अब लिवेटर एनाई को कौन से दो मसल बना रहे थे? bulbous pubococcygis puborectalis। प्यूबोकॉक्सिजल एंड प्यूबोरेक्टाइलिस, ठीक है। अगर मसल डैमेज की बात करें तो आपका लिवेटर एनाई डैमेज है। लेकिन अगर वो बात करें कि कौन सा लिगामेंट डिस्टर्ब हुआ है, तो फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री में कौन सा लिगामेंट इन्वॉल्व होता है? यूट्रोसेक्रल। यूट्रोसैक्रल। और फोर्थ डिग्री में कार्डिनल। कार्डिनल। लेकिन अब यहाँ पे देखो, उन्होंने मसल की बात की है, तो मसल आपने लिवेटर एनाई लगाना था। अच्छा, नेक्स्ट है डायबिटिक ड्रग काजिंग स्वीयर हाइपोग्लाइसीमिया। हाँ जी बच्चों, नॉर्मली कौन कौन सी ड्रग काज कर रही होती है हाइपोग्लाइसीमिया? मैडम वो ग्लिम्पिराइड और ग्लिपिजाइड वगैरह। हाँ, डायबिटिक ड्रग में ना हमारे पास आती हैं, देखो सबसे पहले तो आप इंसुलिन को याद रखो। इंसुलिन क्या करती है, और ये भी हाइपोग्लाइसीमिया काज करती है। अगर ड्रग टैबलेट्स वगैरह की बात करें तो उसमें सल्फोनाइल यूरिया, जिसमें ग्लिबिनक्नामाइड और ग्लेब्यूराइड आ जाएगा, या फिर मैग्लेनिटाइड, वो भी, उसका भी मॉडरेट रिस्क होता है। ये तीन चीजें हैं, इंसुलिन, सल्फोनाइल यूरिया जिसमें ग्लिबिनक्लामाइड या ग्लेब्यूराइड आता है, और मैग्लेटिनाइड। मेरे ख्याल में तो इसमें जो ऑप्शन था वो ग्लिबिनक्लामाइड का आया हुआ था, या फिर ग्लेब्यूराइड का, ठीक है। इनमें से एक को चूज करना था। अच्छा, नेक्स्ट है 2 to 3 क्वेश्चन वर गिवन फॉर द कॉर्टिसोल। अब बच्चों मुझे कुशिंग डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम में फर्क बता दो, कुशिंग डिजीज के सिम्टम बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। मैम कुशिंग डिजीज में एसिटियस ज़्यादा होता है, कुशिंग सिंड्रोम में नॉर्मल रहता है। बाकी साइन सिम्टम्स तो दोनों का एक ही है मैम। हाँ, कोई बताएं साइन सिम्टम। हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह, एब्डोमिनल स्ट्राइड। डॉक्टर अरूज, एक तो मतलब आवाज। अच्छा, जो डायबिटिक ड्रग हाइपोग्लाइसीमिया काज करती हैं, उनमें है सल्फोनाइल यूरिया, जिसमें है ग्लिबिनक्नामाइड और ग्लेब्यूराइड, और दूसरा है मैग्लीटिनाइड। मैग्लीटिनाइड जो है वो मॉडरेट रिस्क रखती है। यहाँ पे जो ऑप्शन था आपके पास वो ग्लिबिनक्नामाइड या ग्लेब्यूराइड का था। अच्छा देखो बच्चों, सिम्टम ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम, अब इसमें क्या आता है, सीएनएस इरिटेबिलिटी है, ये हाइपरटेंशन है, कार्डिक हाइपरट्रॉफी है, हाइपरप्लेजिया और प्यूपरल स्ट्राइया होंगे, ओबेसिटी, ओस्टियोपोरोसिस हो सकती है, मसल वेस्टिंग हो सकती है। खास तौर पे मेल और फीमेल में कैसे, फीमेल में एमेनोरिया और हिस्टोटिज्म होगा, और मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ। और होता क्या है, इसमें एक्सेसिव कॉर्टिसोल लेवल होता है। अब देखो कुशिंग सिंड्रोम वीएस डिजीज, अब कुशिंग सिंड्रोम में हो क्या रहा है, an endocrine disorder in which cortisol level are too high in the body, ठीक है, वो है कुशिंग सिंड्रोम। there are number of underlying causes, adrenal tumor हो सकता है, पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज की वजह से हो सकता है कुशिंग सिंड्रोम। जबकि कुशिंग डिजीज में क्या होता है, अगर इन कुशिंग सिंड्रोम इज काज्ड बाय पिट्यूटरी ट्यूमर। Cushing disease is a specific subtype of the Cushing syndrome caused by pituitary tumor. इसमें भी cortisol level आपको शो कराया हुआ है। अच्छा, अब तीन चीजों में डिफरेंस आपने याद रखना है, सूडो कुशिंग क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, कुशिंग डिजीज क्या होती है। जो सूडो कुशिंग है उसमें अदर कंडीशन लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, पीसीओज हो सकती है, डिप्रेशन कैन काज इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल, और लेवल नॉर्मलाइज वंस द काज इज ट्रीटेड। जब कुशिंग सिंड्रोम की बात करें तो हाई कॉर्टिसोल लेवल दैट इज टिपिकली लिंक्ड टू एड्रिनल ट्यूमर चेंज, या फिर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉर्टिसोल
नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर। और कुशिंग डिजीज की अगर बात करें तो उसमें हाई कार्टिसोल इज काज्ड बाय पिट्यूटरी ट्यूमर प्रोड्यूसिंग एसीटीएच दैट स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड लीडिंग टू हाई कार्टिसोल लेवल। अच्छा, नेक्स्ट देखें। क्लोरमफेनिकोल आई ड्रॉप के बाद ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। एक्चुअली जो क्लोरमफेनिकोल है ना, इसका साइड इफेक्ट यही है कि एपिस्टेक्सिस होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। और अब उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द काज। आप ए प्लास्टिक एनीमिया के ये काज क्या करती है? ए प्लास्टिक एनीमिया करती है, आईटीपी करती है, या फिर हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस करती है। एक्चुअली जो क्लोरमफेनिकोल है ना, उसका कोई रिलेशन उसके साथ नहीं है, आईटीपी के साथ या फिर हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के साथ। क्लोरमफेनिकोल ने बोन मैरो डिप्रेशन करनी है। अब बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से क्या होगा? ए प्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया होता है, डिक्रीज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट काउंट। अच्छा, नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ जी बच्चों, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी। हाँ, विटामिन सी। मुझे बताएं इसके क्या क्या फीचर होते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? डिफिशियंसी से स्कर्वी होगा, और ये हाइड्रोक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन और लाइसिन करता है, और बोन रीजनरेशन में भी काम करता है। ठीक है। और ये एंटीऑक्सीडेंट भी तो है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, फैसिलिटेट करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को, नेसेसरी है फॉर हाइड्रोक्सिलेशन प्रोलिन एंड लाइसिन इन कोलेजन सिंथेसिस। और इसकी डिफेक्ट की वजह से क्या होगा? स्कर्वी। अच्छा, नेक्स्ट देखो, विटामिन बी 7। बी 7 का आया हुआ था वो कार्बोक्सिलेज वाला, जो आता है बायोटिन, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में यूज होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कराता है? फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कराता है। नेक्स्ट है एडीएच एक्ट कहाँ करता है? चलो बच्चों बताओ, एडीएच का भी बताओ और एल्डोस्टेरोन का भी बताओ। एडीएच सीक्वेंस में याद पहले है ना? कोलेक्टिंग डक्ट्स है, फिर उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद जो है वो कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। और एल्डोस्टेरॉन में पहले कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, फिर उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है। जो एल्डोस्टेरॉन है, अब इन दोनों को आपने अपोजिट वे में याद रखना है। एल्डोस्टेरॉन एक्ट ऑन सीसीटी इज ग्रेटर देन डीसीटी इज ग्रेटर देन सीडी, और एडीएच एक्ट ऑन सीडी इज ग्रेटर देन डीसीटी इज ग्रेटर देन सीसीटी। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि ऑप्शन में सीडी आपको दिया हुआ था एडीएच के लिए, मतलब फर्स्ट ही प्रियोरिटी। अच्छा, नेक्स्ट है नॉन सेप्टेट हाइफी एक्यूट एंगल ब्रांचिंग विच फंगस। अब मुझे सेप्टेट, नॉन सेप्टेट और ए सेप्टेट हाइफी का बताओ। सेप्टेट किस में होता है? एस्परगिलस में सेप्टेट हाइफी होता है। हाँ, अब ए है। नॉन सेप्टेट या नॉन सेप्टेट सेप्टेट हाइफी किस में होंगे? कैंडिडा और म्यूकोरमाइकोसिस। वेरी गुड, म्यूकर माइकोसिस में। कैंडाइडा में कौन से होते हैं? सूडो डाइमॉर्फिक होंगे उसमें कैंडिडा में। हाँ, कैंडिडा में सूडो हाइफी है, एस्परजिलस में जो है वो सेप्टेट है, और म्यूकर में जो है नॉन सेप्टेट है। अच्छा, नेक्स्ट है स्टैब नाइफ एट द बैक विच मसल इज डैमेज। बैक का मसल कौन सा है बच्चों? इसका डॉक्टर अरुण ऑप्शन क्या होगा? अगर नॉन सेप्टेट हाइफी विद एक्यूट एंगल, अगर एक्यूट एंगल है तो एस्परगिलस को नहीं चूज करता है, इसमें क्या चूज नहीं, करेंगे? नॉन सेप्टेट बस आपने यही देखना है, मेनली यही है। नॉन सेप्टेट हाइफी किस में होता है? म्यूकर माइकोसिस में। ये बच्चों थोड़े से पुअर रिकॉल भी होते हैं, सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली आपको नहीं दी होती। नॉन सेप्टेट देखो, बस आराम से लगा दो म्यूकर। अच्छा, अब बताओ बैक, बैक का मसल कौन सा होता है? खास तौर पे ये डांसिंग मसल भी है और वैसे भी आपको हेल्प कर रहा होता है। ट्रेपीजियस है। ट्रेपीजियस की मुझे वो बताओ, नर्व सप्लाई। फाइनल स्पाइनल एक्सेस एक्सेसरी नर्व। ठीक है। नेक्स्ट है पेंक्रियाटाइटिस डेफिशिएंसी ऑफ विच, ये मैंने कल भी कराया था। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है इन पेंक्रियाटाइटिस, और इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी रेस करती है?
IgG, आईजीजी। और वो कौन सा होगा, नेक्रोसिस, टाइप ऑफ नेक्रोसिस। fat enzymatic necrosis और fat. liquefactive both. इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस। और अगर एक बंदा है जिसे पेंक्रियाटाइटिस हुआ था, अब आपने लेप्रोटमी के लिए उसके ओपन किया तो वहां पे डिफरेंट जगह पे डेपोजिशन आपको मिली है, तो वो किसकी वजह से है? कैल्शियम की हो सकती हैं वहाँ पे। हाँ, वो होती किस वजह से है, मतलब उसका क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है ना पेंक्रियाज में, लाइपेज जो है वो बाहर निकल आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, किस वजह से और डॉक्टर रोज? लाइपेजेस जो हैं वो बाहर आ गए हैं, पेंक्रियाटाइटिस में लाइपेजेस बाहर आ गए हैं, तो वो डाइजेशन इंक्रीज करा दिया ना। लाइपेजेस का क्या काम है? लिपिड को नहीं तोड़ते? जी मैम, तोड़ते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से लिपिड के ब्रेकडाउन की वजह से ना वहाँ पे डिफरेंट जगह पे लिपिड की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब क्योंकि उन्होंने विटामिन डी का भी नाम ले लिया है तो हम ये भी कर लेते हैं। विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स क्या है? कैरेट ऑयल. हाँ, कॉड लिवर ऑयल। ठीक है। अच्छा, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस विटामिन विल बी डेफिशिएंट, तो उसमें हमने लगाया विटामिन डी। इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन सारे होंगे, A, D, E and K। हाँ, डेक, डेक नमोनिक से विटामिन डी, ए, के और ई। अच्छा, और लेबोरेटरी मेजरमेंट अगर आपने करानी हो विटामिन डी की तो कौन सा मेटाबोलाइट कराएंगे टेस्ट? M25 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक एसिफिनोल। वेरी गुड। और क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है विद हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, व्हिच हार्मोन टेस्ट यू वुड डू? विच हार्मोन? टेस्ट यू विल डू, समझ हार्मोन या नहीं। विटामिन। तो उसमें भी आपने 25 हाइड्रोक्साइल डी कराना है। अगर कोरोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है विद हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया, ठीक है, तो कौन सा टेस्ट आप कराओगे? 25 हाइड्रोक्साइल डी टेस्ट कराओगे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी एडल्ट में हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। और अगर बच्चों में हो तो फिर रिकेट्स कहते हैं। अच्छा, बच्चों आपने अभी पूछा था ना वो एक्यूट एंगल वाला, अब मैंने कहा था कि ये पुअर रिकॉल है। अब देखो नीचे उन्होंने अलग अलग करके दिया हुआ कि म्यूकर माइकोसिस जो है उसमें क्या होगा हमारे पास, यही ए सेप्टेट या नॉन सेप्टेट, ठीक है। अगर एंगल में होगा, एक्यूट एंगल की जो बात करते हैं तो उसमें क्या है, एस्परजिलोसिस। लेकिन एस्परजिलस में क्या होता है, हमारे पास सेप्टेट हाइफी होते हैं। अब देखो यहाँ पे सेपरेट उन्होंने बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट है सिनेरियो ऑफ प्री इक्लेम्पसिया, हाई प्लस प्रोटीन यूरिया, मिथाइल डोपा वाज गिवन टू प्रिवेंट। तो किसे प्रिवेंट करना है आपने? इक्लेम्पशिया को। अब मुझे बताओ कि MgSO4 देते कैसे हैं? मेनली IM, वैसे IV भी दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, एपिजियोटमी टीयर। पहले तो मुझे बताओ एपिजियोटमी होती क्या है, इसकी टाइप क्या है, और फिर उसकी टीयर देखेंगे। मैम एक वो मीडियल होती है, एक पीडियो लेटरल होती है। हाँ जी, ये देखो, मिड लाइन में होगी तो मीडियल एपिजियोटमी है, लेटरल साइड पे अगर हम देंगे तो मीडियो लेटरल एपिजियोटमी होती है, ठीक है। अब इसमें टीयर्स जो होते हैं उसमें क्या आ रहा है, एपिजियोटमी कैन एक्सटेंड इनटू, अब अगर हेड सही तरह से बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है, तो उस दौरान टीयर हो सकता है। टीयर कौन सा होगा? फर्स्ट डिग्री हो सकता है, सेकंड डिग्री हो सकता है, थर्ड डिग्री हो सकता है। जो फर्स्ट डिग्री है ये ओनली वेजाइनल म्यूकोसा और स्किन को इन्वॉल्व करता है। जो सेकंड डिग्री है उसने वेजाइनल म्यूकोसा और पेरिनियल मसल को इन्वॉल्व करना है, और साथ में इसमें जो एनल स्फिंक्टर है ना वो इन्वॉल्व नहीं होगा सेकंड डिग्री में। जो थर्ड डिग्री है उसमें एनल स्फिंक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब उसकी फर्दर टाइप्स बताई हुई है, ये वैसे आती नहीं है। आगे देखो, फोर्थ डिग्री, फोर्थ डिग्री इन्वॉल्व इंटायर एनल स्फिंक्टर और रेक्टल म्यूकोसा।
ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है टीयर की? पेन होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, फीटल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। अब बच्चों फीटल इनकॉन्टिनेंस और यूरिन इनकॉन्टिनेंस उसका भी सिनेरियो आता है, तो उसमें नर्व कौन सी डैमेज होती है? इंटरनल पोटेंडल। प्यूडेंडल नर्व। डिस्पेरिन्यूरिया हो सकता है और डिलेड वुंड हीलिंग हो सकती है। ये देखो, ये आपको डिफरेंट टीयर बताए हुए हैं। फर्स्ट डिग्री टीयर है जो स्किन और म्यूकोजा तक है। सेकंड डिग्री में आपका जो एनल स्फिंक्टर है वो स्पियर्ड रहता है, पेरिनियल मसल टॉर्न होते हैं। थर्ड डिग्री में क्या होता है, पेरिनियल मसल भी और एनल स्फिंक्टर दोनों टॉर्न हो जाते हैं। और फोर्थ डिग्री में क्या होता है, फीकल इनकॉन्टिनेंस शुरू हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक देनी है, स्टूल सॉफ्टनर देने हैं, और वो बाथ जो है पायोडीन वाला वो कराना होता है, सिट्स बाथ। अच्छा, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ द फ्लूइड इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन द अपेंडिक्स? हाँ जी, एक्सुडेटिव कौन सा फ्लूइड होगा? होगा इसमें, इन्फ्लेमेशन है ना अपेंडिसाइटिस। तो। एक तो वो होगा एक्सुडेटिव होगा, और अगर मैं ऑप्शन में कहूँ कि सीरस या फिर सुपोरेटिव, फिर क्या चूज करोगे? सपोरेटिव सपोरेटिव। यूज करेंगे। सुपरेटिव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना स्किन ब्लिस्टर और फ्लूइड टाइप की बात की गई है। जितने भी स्किन ब्लिस्टर है ना, डर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान, ठीक है, उसमें जो फ्लूइड टाइप होता है वो कौन सा होता है? सीरस होता है। ये आगे भी है, मैं आपको फिर वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट प्रेजेंट विद द प्रोट्रूबरेंस ऑफ द टंग, डिलेड ग्रोथ, डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, दैट हार्मोन एक्शन ऑन मेटाबॉलिज्म। अच्छा थायरोक्सिन है जो मुझे ये। ये बताओ कि थायराइड। डिलेड ग्रोथ है और प्रोट्रूबरेट टंग है। थायराइडिनिज्म का है मैम, 6P थायराइड है रहते हैं मैम। इसमें। भी थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो ग्रोथ सकती है, हार्मोन। अब प्रोट्रूबरेशन जो है उसमें क्रिटिनिज्म भी हो सकता है, पिट्यूटरी ड्वार्फ भी हो सकता है। अब मुझे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें थायराइड जी। अच्छा बच्चों, ये इसके डिफरेंशियल हो सकते हैं। मुझे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड बताओ। थायराइड प्रोटीन पर जो होता है वो अगर तो नॉर्मल है तो उसका एनाबोलिक इफेक्ट होता है, लेकिन अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसका कैटाबोलिक इफेक्ट होता है। बाकी ग्लूकोज पर भी एनाबोलिक इफेक्ट है मैम, भूल नहीं रही मैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, हाँ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और लिपोलाइसिस तीनों चीजें करवाता है। ठीक है। और अगर मैकेनिज्म की बात करें तो वो कैसे होगा? जीन ट्रांसक्रिप्शन वाया कौन से रिसेप्टर हैं इसके? न्यूक्लियर रिसेप्टर। अच्छा, अब ये क्योंकि पुअर रिकॉल है, आई डोंट नो कि इसके आगे क्या था पीछे क्या था। डिफरेंशियल मैंने आपको इसके सारे बता दिए। नेक्स्ट स्किन ब्लिस्टर सेपरेट डर्मिस एंड एपिथेलियल विच टाइप ऑफ फ्लूइड या इन्फ्लेमेशन। अब देखो, सेपरेट कर रहे हैं डर्मिस और एपिथेलियल सेल को, तो हमने ना दोनों चीजें देखनी है, डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों में। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैंने वो उसके किए थे थायराइड हार्मोन के, ठीक है। थायराइड ने क्या करना है हमारे पास, सॉरी ग्रोथ हार्मोन के। दूसरा ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी थी ना, ग्रोथ हार्मोन बाइंड करती है अपने रिसेप्टर के साथ, जैक-स्टैट पाथवे को एक्टिवेट करेगी और टिश्यू में ये प्रोड्यूस करती है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है। अब ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है ये स्टिमुलेट करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट को, क्योंकि वहां पे उन्होंने दिया पता ना कि बोन ग्रोथ सही तरह से नहीं हो रही, तो स्पेशली इन बोन एंड कार्टिलेज। और इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या होगा? बोनी ग्रोथ में एपिफाइजल प्लेट को ये स्टिमुलेट करेगी, खासतौर पे इलोंगेशन करती है इन द चाइल्ड बोन की। अच्छा, मसल ग्रोथ को इंक्रीज करेगी जिसमें इंक्रीज होगा प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल मास। फैट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगी जिसमें स्टिमुलेट करती है ये लिपोलाइसिस को और रिड्यूस करती है फैट स्टोर को, और आर्गन ग्रोथ भी कराता है ये। अच्छा, और उसके बाद हमने थायराइड को डिस्कस किया। थायराइड जो है उसका एक्शन क्या है? T3 T4 सेल में एंटर होते हैं, T4 से कन्वर्ट हो जाता है T3 जो कि एक्टिव फॉर्म है। अब ये जो T3 है ये न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और फिर वहां पे जाके कम्प्लेक्स बना देता है जो कि बाइंड करता है विद डीएनए और मॉड्यूलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन। ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है।
अच्छा, उसके बाद हमने अभी डिस्कस किया जो ब्लिस्टर वाला। तो ब्लिस्टर या फिर बुलाए जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं, दो चीजें इसमें होती हैं, या तो विद इन द एपिडर्मिस बनते हैं जिसे इंट्रा एपिडर्मल कहते हैं, या फिर बनते हैं बिटवीन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है, जो इंट्रा एपिडर्मल है उसमें मोस्ट कॉमन कंडीशन क्या होगी, पेम्फिगस वल्गैरिस या फिर फ्रिक्शन ब्लिस्टर, और जो सब एपिडर्मल है उसमें बुलस पंफिगॉइड या फिर एपिडर्माइलोसिस बुलोसा बनता है। ठीक है, और होता क्या है, इसमें सीरियस फ्लूइड ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास HB9, APTT34 और PT is 15। तो क्या आपने ट्रांसफ्यूज करना है, क्या देंगे बच्चों? मैम ये वॉन विलिपन डिसीज का केस है। ये तो नॉर्मल एपीटी नॉर्मल एपेक्स हाँ देंगे जी, आरबीसी। कंसंट्रेटेड आरपीसी। लेकिन मुझे रीजन बतानी है, जो आप डायग्नोसिस बना रहे हो उसकी रीजन बतानी है, ऐसे नहीं बोलना। मैं इस पीटी अगर ये एपीटी देख के नॉर्मल है ना, पीटी तो नॉर्मल है, हेमोग्लोबिन का फर्क है तो कंसंट्रेटेड पीआरबीसी की तरफ जाएंगे। लेकिन 9 पे तो अक्सर कहते हैं कि प्रैक्टिकली वैसे अगर देखा जाए तो कहते कि इस पे वो नहीं करते ट्रांसफ्यूजन, लेकिन अगर करते भी है तो वो सिर्फ पीआरबीसी इस केस के मुताबिक। तो ये तो इतना शॉर्ट 2-3 वर्ड का है, इससे तो कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, वेरी गुड डॉक्टर जाकिर। ये जो है ना, ये पुअर स्टेटमेंट रिकॉल है, ये सही नहीं है। लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो इस तरह से, HB9 के ऊपर हम ट्रांसफ्यूज नहीं करते। PT APTT अगर नॉर्मल है और पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक है, फिर तो आपने कोई ट्रीटमेंट करनी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने ट्रांसफ्यूज करना है पैक्ड RBC अगर तो पेशेंट सिम्टोमेटिकली आपको एनीमिक या फिर ब्लीडिंग के साथ मिल रहा है। हो सकता है कि उसकी लैब ठीक ना हो, वैसे वो एनीमिक भी हो, आपको क्लिनिकली फील हो रहा हो और साथ में उसे ब्लीडिंग भी मिल रही हो, तो फिर आपने ट्रांसफ्यूज करना है पैक RBC। ठीक है, और कंसीडर FFP अगर PT प्रोलोंगेशन हो जाती है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होगा जब PT प्रोलोंगेशन हो जाती है। अगर HBB9 है लेकिन PT प्रोलोंग है तो आपने FFP देना है एक्टिव ब्लीडिंग के अंदर। तो ये पुअर रिकॉल है आपका। अच्छा, नेक्स्ट है कंप्लीट इनकम्प्लीट थ्रेटन अबॉर्शन में से भी 2-3 MCQ हुए थे, तो ये हम ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। देखो, एबॉर्शन को क्लासिफाई किया हुआ है थ्रेटेंड, इनएविटेबल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, मिस्ड एबॉर्शन और फिर सेप्टिक। जो थ्रेटन एबॉर्शन है उसमें क्या होता है, करेक्टरिस्टिक फीचर एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग इन फर्स्ट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, इसमें जो ऑस है वो क्लोज होगी और पैसेज ऑफ द फीटस टिश्यू कोई नहीं होगा। इनएविटेबल में एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग इन द फर्स्ट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑस इसमें ओपन होती है और फीटल टिश्यू कोई नहीं आता। इनकम्प्लीट में क्या होगा, एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग इन फर्स्ट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑस ओपन है और फीटल टिश्यू भी यहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ओपन ऑस है और फीटल टिश्यू भी पास हो रहे हैं। सम प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन स्टिल रिमेन इन द यूट्रस। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट। कंप्लीट में भी यही है कि एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग इन द फर्स्ट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, लेकिन जो सर्वाइकल ऑस है वो क्लोज है। कंप्लीट पैसेज ऑफ द फीटल पार्ट और प्लेसेंटा और यूट्रस जो है वो क्या होगा, कंट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। उसके बाद है मिस्ड या डिलेड मिसकैरेज इन यूट्रो, डेथ ऑफ द एम्ब्रियो या फिर फीटस प्रायर टू 20 वीक ऑफ गेस्टेशन विद रिटेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। और सर्वाइकल ऑस जो है इसमें क्लोज है और पैसेज ऑफ फीटल टिश्यू कोई नहीं है। अगर तो सेप्टिक हो चुका हुआ यूट्रस तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस होगा ड्यूरिंग मिसकैरेज, फीवर हो सकता है, चिल हो सकता है, यूजुअली ड्यू टू स्टैफ ऑरियस, और ओपन अप प्रियुलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द सर्वाइकल ओस और यूट्राइन टेंडरनेस होगी और कोई फीटल टिश्यू नहीं होगा। अब मतलब आपने एक चीज देख ली कि इनकम्प्लीट में भी फीटल टिश्यू होगा और कंप्लीट में भी फीटल टिश्यू होगा, बाकी सब में आपको फीटल टिश्यू नहीं मिलेगा। अब मुझे बताओ, स्टैफ ऑरियस जो है वो कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? मैम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन। गुड। अब देखो, ये आपको दिखाया भी हुआ है कि थ्रेटन एबॉर्शन में क्या हो रहा है, इनएविटेबल में क्या हो रहा है, कंप्लीट में क्या हो रहा है और मिस्ड एबॉर्शन में क्या हो रहा है।
डॉक्टर रोज इस पिक्चर से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे, वो रिटेन रह जाएगी। देखो थ्रेटन अबॉर्शन में क्या हो रहा है, ऑस जो है वो ओपन है और यहाँ से ये जो अंदर से फ्लूइड है अमनियोटिक फ्लूइड वो बाहर आ रहा है, ठीक है। इनएविटेबल में भी क्योंकि ऑस टोटली ओपन है तो ये पैसेज इसका ओपन हो गया है, फीटस और एम्ब्रियो ये बाहर आ रहा है। और उसके बाद जो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट मैंने कहा था कि इसमें टोटल सारी चीजें बाहर आती हैं। यहाँ पे देखो फीटस जो है वो उसके अंदर ही है, अपने सैक के अंदर, लेकिन यहाँ पे फीटस बिल्कुल नहीं है, वो सारा कुछ इसका फ्लूइड की तरह करके बाहर आ रहा है, ठीक है। जो मिस एबॉर्शन है उसमें जो फीटस है वो विद इन द यूट्रस है। अच्छा नेक्स्ट देखो, केस आफ्टर ए मिनोरिया फाइंडिंग ब्लाइंड वेजाइना विद द इंग्वाइनल मास। हाँ जी बच्चों, ए मिनोरिया विद ब्लाइंड वेजाइना क्या होगा, कौन सा सिंड्रोम है ये? एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी या फिर टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है, ठीक है। एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, जिसमें क्या आते हैं आपके की फीचर्स। कैरियोटाइप है इसकी 46XY, जेनेटिकली ये मेल होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसका फीमेल की तरह का होगा, फिनोटिपिकली फीमेल है लेकिन जीनोटिपिकली क्या है, मेल है। वेजाइना जो है इसमें शॉर्ट या फिर ब्लाइंड एडिड होगी और इसमें कोई यूट्रस नहीं है और अपर वेजाइना। और टेस्टिस इसमें क्या है, ऑफन लोकेटेड इन द इंग्वाइनल कैनाल और फिर लेबिया में। और एमेनोरिया इसमें प्राइमरी एमेनोरिया होगा ड्यू टू एब्सेंट यूट्रस। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इसमें होगी नॉर्मल, प्रेजेंट ड्यू टू पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन टू ईस्ट्रोजन। और प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर जो होते हैं इसमें स्पेयर होते हैं या फिर स्केंटी होते हैं ड्यू टू एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी। अच्छा बच्चों, जो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी है इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं मुलेरियन एजेनेसिस से। एक चीज आती है आपके पास मेयर रॉकेंसी रुकुट्सर हाउसर सिंड्रोम, ये उसके फीचर आपको दिए हुए हैं 46XY। सिर्फ या थोड़ा सा सुन लो, बेशक याद ना रखो, हो सकता है उसका अपोजिट वो दे दे। सॉरी, ये है उसका, ये AIS और MRKH, ठीक है। AIS एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम उसमें क्या है 46XY है, जबकि जो दूसरा है MRKH उसमें 46XX है। गोनेड्स उसमें टेस्टिस होंगे जो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी है, ब्रेस्ट प्रेजेंट होंगे, प्यूबिक हेयर इसमें एब्सेंट होंगे और हार्मोन लेवल में क्या मिलेगा आपको, हाई टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम में। जबकि जो MRKH है उसमें 46XX नॉर्मल ओवरी मिलती हैं, ब्रेस्ट भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर भी नॉर्मल होते हैं और वो नॉर्मल फीमेल की उसकी प्रोफाइल होती है MRKH सिंड्रोम में। और जो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम है उसमें जो हार्मोन लेवल है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ज्यादा होगा, LH ज्यादा होगा या फिर नॉर्मल हो सकता है, और FSH ज्यादा होगा। ईस्ट्रोजन माइल्डली एलिवेटेड है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड या MRI पे आपको एब्सेंट यूट्रस और टेस्टिस मिलेंगे इन द इंग्वाइनल कैनाल, और जेनेटिक टेस्टिंग पे म्यूटेशन इन द एंड्रोजन रिसेप्टर जीन मिलेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन प्राइमरी ट्रिगरिंग फैक्टर। हाँ जी, कौन से होंगे ट्रिगरिंग फैक्टर इन द प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन? ये 5 फैक्टर हो सकते हैं। या तो एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन हो सकती है जिसमें इनएडिक्वेट स्पाइरल आर्टरी या रीमॉडलिंग होगी, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो सकता है, इम्यून मेल एडॉप्टेशन होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकती है, और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन हो सकती है। अब उन्होंने जो रिकॉल्स दिए हुए उसमें दिया हुआ है कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन वाला ऑप्शन था। अच्छा नेक्स्ट है प्राइमरी एमिनोरिया। अच्छा नेक्स्ट भी वही दिया हुआ है आपको, प्राइमरी एमिनोरिया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड स्केंटी एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, और एब्सेंट ओवरी,
एंड यूट्रस, तो डायग्नोसिस उसमें से वही 2 एमसीक्यू थे। तो ये हमने मतलब डिटेल में हमने इसलिए डिस्कस किया एआईएस को, ताकि अगर कोई एमसीक्यू रह भी गया है तो वो यहाँ पे फिर आपका कंप्लीट हो जाए। एआईएस का ही है ये सिनेरियो भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि जो पीसीओज है, पीसीओज में एलएच और एफएसएच रेशियो ज्यादा होती है या कम होती है? ये है आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एलएच-एफएस रेशियो टिपिकली एलिवेट होती है। कितना एलिवेट होती है? ग्रेटर देन 2:1 या फिर 3:1। ठीक है। हार्मोन कौन-कौन से होंगे? एलएच और एफएसएच। एलएच जो है इंक्रीज, एफएसएच या तो नॉर्मल होगा या स्लाइटली डिक्रीज होता है। एलिवेटेड एलएच स्टिमुलेट करता है थीका सेल को, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा एंड्रोजन प्रोडक्शन। और रिलेटिवली लो एफएसएच लीड टू इम्पेयर्ड फोलिकुलर मैच्योरेशन, जिसकी वजह से एनोव्यूलेशन हो जाएगी। 2 या फिर 3:1 आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है वेडलिंग वाला सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, वो कह रहे थे कि वो आई हुई थी। वेडलिंग गेट किसकी वजह से होती है? ड्यू टू ग्लूटियस मीडियस अपोजिट साइड का, और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। और वैसे सुपीरियर ग्लूटियल नर्व कौन कौन से मसल को सप्लाई करी है? ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस और टेंसर फेशियल आर्टरी। मिनिमम। ठीक है। और जो ग्लूटियल मैक्सिमस है उसे कौन सप्लाई करता है? मैम उसके लिए इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। इंफीरियर ग्लूटियल। अच्छा, नेक्स्ट है विच पोटेंट ईस्ट्रोजन सेक्रीट फ्रॉम प्लेसेंटा। अब बच्चों आपने गौर करना है, पोटेंट तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन वो कह रहे प्लेसेंटा से कौन सा रिलीज होता है। तो ये दोनों चीजों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। पोटेंट ईस्ट्रोजन जो सेक्रीट होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा वो है ईस्ट्रायोल। अब प्लेसेंटा में क्या होता है? माँ भी होती है, बच्चा भी होता है, और प्लेसेंटा भी, मतलब 3 चीजें हो गई। इसी वजह से ईस्ट्रायोल आपने याद रखना है, माँ, बच्चा और प्लेसेंटा, 3 चीजें, ठीक है। लेकिन अगर वैसे पूछते कि मोस्ट पोटेंट ईस्ट्रोजन ओवरऑल कौन सा है, तो फिर क्या कहते? एस्ट्राडायोल। ईस्ट्रायोल। ईस्टाडायोल E2, ठीक है। प्लेसेंटा वाला कौन सा है? ईस्ट्रायोल E3। लेकिन अगर ओवरऑल पोटेंट ईस्ट्रोजन की बात करें तो वो क्या होगा? ईस्ट्राडायोल होगा। अच्छा, इसका सीक्वेंस क्या है? मोस्ट पोटेंट ईस्ट्रोजन। मैम एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन और एस्ट्रायोल। ठीक है। अब प्लेसेंटा का आपने बच्चों याद रखना है, प्लेसेंटा से E3 आता है, ईस्ट्रायोल आता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल एमिनोरिया है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है। एलएच एफएसएच लो है। प्रॉब्लम क्या है? हाइपोथैलेमस रिलेटेड एमिनोरिया। हाँ जी, फीमेल है विद एमिनोरिया और क्लिनिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है। और एलएच और एफएसएच ये दोनों लो हैं। क्या डायग्नोसिस होगा? मैम फिर हाइपोथैलेमस में कोई इशू हो सकता है कि जीएनआरएच वहाँ से कम आ रहा हो और एलएच और एफएसएच लो हो। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है? पीसीओस में से 2-3 आए हुए थे। पीसीओस का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों? अच्छा, ये भी देख लो। ईस्ट्रोजन इन प्रेगनेंसी की टाइप तो हमने डिस्कस कर ली। ईस्ट्राडायोल जो है वो ओवरीज से आ रहा है, ईस्ट्रोन जो है वो एडिपोज टिश्यू से आ रहा है, और ईस्ट्रायोल जो है ये प्लेसेंटा से आ रहा है। मे बी हेल्प आउट हो सुबह। अच्छा, जो हमने अभी सिनेरियो डिस्कस किया है ना, एफएसएच एलएच वाला और प्राइमरी एमिनोरिया, ठीक है। तो वो क्या था? हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म। अब इसके टिपिकल फीचर क्या आते हैं? एमिनोरिया प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। एफएसएच और एलएच दोनों लो होंगे तो हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हो गया। उसके बाद ईस्ट्रोजन लेवल भी इसमें लो होता है। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो नॉर्मल मिलते हैं, मे हैव डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो यहाँ पे क्या कहा था उन्होंने?
फीमेल एमिनोरिया प्राइमरी भी होता है, हो सकता है सेकेंडरी भी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो नॉर्मल है। एलएच एफएसएच हमने पढ़ लिया कि ये क्या है, लो है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, हाइपोथैलेमिक रिलेटेड एमिनोरिया। तो क्या हो गया हमारे पास, हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म का ये केस है, ठीक है। अब इसके कॉमन काजेस क्या हो सकते हैं, हो सकता है कोई फंक्शनल काज हो जिसमें स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर हाइपोथैलेमिक सुप्रेशन हो सकता है। कंजेनिटल काज भी हो सकते हैं, जैसे कालमैन सिंड्रोम है, एमनोसिया, एनोस्मिया के साथ जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक ट्यूमर हो सकता है जिसमें क्रेनियोफ्रेंजियोमा या फिर प्रोलेक्टिनोमा हो सकता है। सिस्टेमिक इलनेस या फिर क्रोनिक डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। अब इसे आपने कंफर्म कैसे कराना है, एमआरआई करा सकते हैं, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, कॉर्टिसोल लेवल करा लेंगे, एस्ट्रोजन लेवल करा लेंगे, और रूल आउट करेंगे फंक्शनल और ऑर्गेनिक काजेस को। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने बात की कि क्लिनिकल क्राइटेरिया टू डायग्नोज द पीसीओस। तो आपने ना क्राइटेरिया, रोटरडम क्राइटेरिया फॉलो करना है 2003 का। अब इसमें क्या होगा, ओलिगो और एनोव्यूलेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकते हैं ग्रेटर देन 35 डेज अपार्ट, फ्रीयर देन 9 पीरियड पर ईयर हो सकते हैं, या कैन प्रेजेंट विद द एमिनोरिया। और हाइपरगोनेडिज्म, उसमें क्या होगा, हिस्टोटिज्म हो सकता है, एक्नी हो सकती है, और मेल पैटर्न हेयर हो सकते हैं, और साथ में एलिवेटेड सीरम एंड्रोजन भी हो सकता है। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड ग्रेटर देन 12 mm का फोलिकल मिलेगा। ओवेरियन वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब इसमें आपने ना, अगर आपको दो चीजें मिल रही हैं इन सारे पॉइंट में से, एनोव्यूलेशन है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है ऑन अल्ट्रासाउंड, तो फिर आप उसे डायग्नोस करते हो कि ये क्या है, पीसीओस है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि फ्लोर ऑफ द एसिटेबुलम कौन बना रहा है। अब देखो ये दरमियान में जो गोल गोल दिया हुआ है ना, ये दरमियान वाला, छोड़ो इसे, ये वाला, ये दरमियान में जो गोल दिया हुआ है, ठीक है, ये है हमारे पास एसिटेबुलम। तो एसिटेबुलम का फ्लोर उन्होंने पूछा है कि कौन बना रहा है। अब नीचे देखो कौन सी दो चीजें हैं, एक प्यूबिस है, एक इस्कियम है। इलियम तो ऊपर हो गया, ठीक है। तो इसका निमोनिक यूं याद रखो कि पब में इश्क लड़ाना, ठीक है। तो ये होगा उसका फ्लोर, पब से प्यूबिस और इश्क से इस्कियम। फ्लोर ऑफ एसिटेबुलम हो गया आपका। उसके बाद है एस्थमा में। एस्थमा में कौन सी चीज अफेक्टेड होती है, ब्रोंक्यूल या एल्वेलाई? हाँ जी बच्चों, जल्दी जल्दी। ब्रोंकियोल्स, मीडियम साइज ब्रोंकियोल्स। चलो गुड, मीडियम साइज ब्रोंक्यूल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बीटा 2 एगोनिस्ट का पूछा था कि क्या एक्शन है। तो बीटा 2 एगोनिस्ट होते कौन से हैं, सल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटारीन वगैरह, ठीक है। बीटा 2 रिसेप्टर ने एक्टिवेशन करनी होती है, बीटा 2 रिसेप्टर की एक्टिवेशन इन्होंने करनी होती है। ये देखो, बीटा 2 एगोनिस्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसमें क्या आता है, सल्ब्यूटामोल आता है, स्टिमुलेटिंग बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल सेल में, और एक्टिवेट करते हैं एडिनाइलेट साइक्लेस को, जिसमें इंक्रीज करते हैं साइक्लिक एएमपी का लेवल। अब अदर इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, ये इनहिबिट करते हैं मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन को, इंक्रीज करते हैं म्यूकोसिलरी क्लियरेंस को, और माइल्ड वेजोडाइलेशन इन द स्केलेटल मसल करते हैं। अगर ओवरऑल की बात करें तो बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेशन ने इंक्रीज कर दिया साइक्लिक एएमपी को, उससे क्या हो गया, पीके एक्टिवेशन, फिर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हुई और ब्रोंकोडाइलेशन हो गई। अच्छा, नेक्स्ट है पैप्समियर वाले में से भी दो आए हुए थे। अब मुझे बताओ पैप्समियर जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन है या सेकेंडरी या टर्शरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रिवेंशन है। अच्छा, आगे इन्होंने बताया हुआ है कि एंडोमेट्रियोसिस का सीए से काफी पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये है आपका एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, फाइगोस्टेजिंग, टाइप 1, टाइप 2, 3 एंड 4। इसे ना अच्छे से एक दफा पढ़ लेना। टाइप 1 में क्या है, ट्यूमर कन्फाइंड टू द यूट्राइन कॉर्पस और ओवरी। फर्दर इसकी सबस्टेजिंग है 1A, 1B, 1C। 1A डिजीज लिमिट टू द एंडोमेट्रियम, नॉन प्रोग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप। और टाइप बी में क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप विद ग्रेटर देन 50% मायोमेट्रियल इन्वेजन।
1A में लेस देन 50% मायोमेट्रियल इन्वेजन थी, इसमें क्या है ग्रेटर देन 50% मायोमेट्रियल इन्वेजन है। और 1C में क्या है एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप लिमिटेड टू द पोलिप एंड कन्फाइंड टू द एंडोमेट्रियम। अब टाइप 2 वो क्या करती है इन्वेजन ऑफ द सर्वाइकल स्ट्रोमा विद द एक्स्ट्रा यूट्राइन extension with the substantial LVS1 and aggressive histological type with the myometrial involvement। 3 में क्या है लोकल या फिर रीजनल ट्यूमर स्प्रेड कर जाएगा। और 4 में इन्वेजन ऑफ ब्लैडर एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजा और डिस्टिनेक्ट जो मेटास्टेसिस है। अब इसमें ना अपने दो चीजें अपने नहीं भूलनी, 2A और 2B, ये लास्ट में देख के जाना। ये बेशक आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं जितना भी पढ़ाऊं याद नहीं होगा, सुबह इसे जाते हुए देख के जाना। चले आगे। अगर हाई ग्रेड CIN2 और 3 मिले कोल्पोस्कोपी के ऊपर, आपको मिले कि ये हाई ग्रेड है, तो फिर आपने कौन बायोप्सी करानी होती है? आगे चले। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है बच्चों? एंडोमेट्रियोसिस में टिश्यू जो है ना abnormal वो अपने uterine tissue at different place। गुड एबनॉर्मल जगह पे पहुंच जाता है, ठीक है। एबनॉर्मल यूट्राइन टिश्यू सिमिलर टू टिश्यू फाउंड इनसाइड द वोम्ब इज फाउंड एल्सवेयर इन द बॉडी। एंडोमेट्रियोसिस में कहाँ कहाँ पे ये मौजूद हो सकता है? या तो ओवरी में होगा, या यूट्रस में होगा, या फिर वेजाइना में। ये डिफरेंट उसके पार्ट्स बताए हुए कहाँ कहाँ हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने बात की है एक्टोपिक में से भी 3 क्वेश्चन आए हुए थे। मुलर प्रेगनेंसी को इवैक्यूएट करने के बाद भी HCG हाई है तो कौन सी एंटी कैंसर ड्रग आपने देनी है? अच्छा मेरे ख्याल में एक हम छोड़ गए इसमें। अच्छा बच्चों बताओ, मुलर प्रेगनेंसी आपने इवैक्यूएट कर दी, HCG लेवल अभी भी हाई है, तो कौन सी एंटी कैंसर ड्रग देंगे? क्या देते होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, क्या देते होते हैं? मैम मीथोट्रेक्सेट। हाँ मीथोट्रेक्सेट। अब मीथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिस्कस कर लो यहीं पे, और इसका एंटीडोट भी कर लो, क्या पता सुबह वो आ जाए। मीथोट्रेक्सेट ने फोलेट मैम एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करना है। डाई हाँ डाई हाँ बोले। ठीक है डॉक्टर। अच्छा ये क्या करता है? इनहिबिट करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को by blocking the DNA synthesis और rapidly dividing trophoblastic cell। और इसका एंटीडोट कौन सा होता है? ल्यूकोवोरिन एंटीडोट है, ठीक है। अच्छा ल्यूकोवोरिन ल्यूकोवोरिन एंटीडोट है मेथोट्रेक्सेट का। अच्छा फर्स्ट करो बच्चों, आपको ऑप्शन में मेथोट्रेक्सेट देते ही नहीं है, फिर आपने अल्टरनेटिव में जाना है जो कि है एक्टिनोमाइसिन डी। पहले आपने प्रेफर करना है मेथोट्रेक्सेट को, अगर वो नहीं दिया हुआ फिर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगी? एक्टिनोमाइसिन डी। दोनों याद रखना, मुझे नहीं पता कि सुबह क्या ही आ जाए। अच्छा आगे देखो, क्रोनिक स्मोकर है, FeV1 FVC रेशियो डिक्रीज है और इंक्रीज लंग कैपेसिटी। बताओ किस चीज का सिनेरियो है? मैम ये है हमारे पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बनेगा, क्योंकि इसमें है कि क्रॉनिक स्मोकर है ना, FeV1 FVC रेशियो डिक्रीज है। हम्म
और लंग कैपेसिटी इंक्रीज है। तो जितने भी सीओपीडी के डिजीजेस होंगे उसमें, जैसे एम्फाइजीमा, अब मुझे नहीं पता वहां पे ऑप्शन था एम्फाइजीमा का साथ में कि नहीं था। अब के टिपिकल की फीचर एम्फाइजीमा के क्या है, FEV1 डिक्रीज है, FVC डिक्रीज या फिर नॉर्मल होगा, FEV1 ओवर FVC रेशियो भी डिक्रीज है, और टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज है। अगर टिपिकली उन्होंने एम्फाइसीमा का नाम लिखा हुआ था तो फिर आपने एम्फाइसीमा को चूज करना था। अच्छा, नेक्स्ट है रीनल टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन वाला आया था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला घुमा के पूछा हुआ था। हाँ जी बच्चों, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कौन सी टाइप का होगा हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन? टाइप 3। टाइप 3, ठीक है, टाइप 2 नहीं आता, गलत लिखा हुआ है यहाँ। अच्छा, उसके बाद है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा मेटास्टेसिस, कहाँ पे मेटास्टाइज करेगा, लंग में, ब्रेन में या बोन में? लंग्स में करता है मेनली, ठीक है। अच्छा देखो, इसकी जो एक्सटेंशन है ना इनटू मायोमीडियम सर्विक्स और लिम्फेटिक स्प्रेड जो है डायरेक्ट एक्सटेंशन, ठीक है, मायोमीडियम और सर्विक्स में जाती है, लिम्फेटिक स्प्रेड जो है वो अच्छा पैल्विक और डॉक्टर अरोज, पैराइयोटिक इसमें ना इसमें एक चीज और कंफ्यूज करती है। एक ना वो लिखता है कि डायरेक्ट एक्सटेंशन है या लिम्फेटिक स्प्रेड है, और वो बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं। कहीं में वो लिम्फेटिक्स की बात करती है, कहीं कर रहा है, कहीं वो एक्सटेंशन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्ट एक्सटेंशन की बात करें तो ये जाएगा मायोमीट्रियम में और सर्विक्स में, लेकिन अगर लिम्फेटिक स्प्रेड की बात करें तो ये जाएगा पैल्विक में या फिर पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड में। और अगर हिमेटोजेनस स्प्रेड की बात करें तो ये लेस कॉमन है बट इंपॉर्टेंट इन एडवांस स्टेज, ठीक है। और मोस्ट कॉमन डिस्टिंक्ट साइट की बात करें तो मोस्ट कॉमनली ये लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं, उसके बाद एडवांस स्टेज पे जाके ये लिवर को इन्वॉल्व करेगा, पॉसिबल है कि शायद बोन को कर ले लेकिन लेस कॉमन है, ठीक है। और बहुत रेयर है कि ये ब्रेन में जाए। अच्छा, उसके बाद है लंग कार्सिनोमा में केमिकल कार्सिनोजन कौन सा होगा। अब आई डोंट नो कि उन्होंने कौन सा केमिकल कार्सिनोजन बताने की कोशिश की भी है। तो केमिकल कार्सिनोजन वैसे कौन कौन से होते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि टोबैको में होंगे, नाइट्रोसामाइन जो कि सिगरेट स्मोक में मिलता है आपको, एस्बेस्टॉस जो कि ऑक्यूपेशनल जो है कार्सिनोजन है, ठीक है, जैसे एक्सपोजर टू कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री वगैरह। उसके बाद आर्सेनिक जो कि इंडस्ट्रियल फ्यूम्स और पेस्टिसाइड में होता है, या फिर क्रोमियम, निकल और कॉडमियम और रेडॉन गैस, ये सारे केमिकल कार्सिनोजन है। अब आई डोंट नो उन्होंने वो सिनेरियो में क्या दिया हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा कोलोन, कीमो और रेडियो दी हुई है, अब डायरिया हो गया, तो एपिथेलियल सेल डिस्ट्रॉय है ऐसे करके पूछा हुआ था, तो उसमें क्या है। हाँ जी बच्चों, कीमो रेडियो क्या करती है, नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस। गुड, एपोप्टोसिस, ठीक है, वही लगाना था आपने। अच्छा, नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ना तो नाइट्रोसामाइन है, ना ही एजोडाई है, ना ही विनाइल क्लोराइड है। एक्चुअली जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना उनमें हमेशा बेंजाइल रिंग मौजूद होती है, ठीक है। अगर ये होता बेंजीन, टोलुरीन, नेफ्थालीन, पॉलीसिस्टिक एरोमेटिक अमीन में पाइरीन, ठीक है, तो वो आपने ऑप्शन लगाना था। नेक्स्ट है हर्टस्प्रिंग डिजीज। बच्चों बताओ हर्टस्प्रिंग डिजीज किसे इन्वॉल्व करती है? मैम ये रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन को इन्वॉल्व कर रही होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन रेक्टम होता है इन्वॉल्व। मोस्ट रेक्टोसिग्मॉइड कॉमन जंक्शन जो है ना, रेक्टोसिग्मॉइड ठीक है, यहाँ जंक्शन। पे ये देखो जी क्या जी, है, ये कौन? ये जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन था। और ये जो है देखो इनलार्ज, इसमें कोलोन, और इसमें डिफेक्ट किस चीज का आता है? मैम ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट।
हाँ, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियनिक सेल इन माइंटेरिक एंड सबम्यूकोजल प्लक्सिस होता है, ठीक है। अब ये इन्वॉल्व किसे करती है, इसे हम कहते हैं कॉन्जेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, प्राइमरली अफेक्ट करती है कोलोन को, स्पेसिफिकली कौन से को, डिस्टल पार्ट को, जिसमें आपका रेक्टम और सिग्माइड कोलोन आ जाता है, ठीक है। अब देखो अफेक्टेड एरिया में सिग्माइड कोलोन इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, और होल कोलोन को भी इन्वॉल्व कर सकती है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को भी, लेकिन वो रेयर है। एक्चुअली रेक्टोसिग्माइड और रेक्टम आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी थी। अच्छा, एंटी डायबिटिक के ना बहुत सारे वो दिए हुए हैं सिनेरियोज। एक में इंजाइम वाला था कार्बोक्सिलेज। अच्छा, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। बायोटिन B7 जो होता है वो एक्ट करता है एज अ को इंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेज इंजाइम व्हिच कैटालाइज द एडिशन ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप टू द सबस्ट्रेट। अच्छा, मेजर बायोटिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज बच्चों कौन कौन से हैं, इसका भी आगे एक सिनेरियो आया हुआ है, तो इधर ही डिस्कस कर लो। पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज है, एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज है, प्रोपाइनोल को ए कार्बोक्सिलेज है, और मिथाइल क्रोंटोनाइल को ए कार्बोक्सिलेज। अब आगे जो आपके पास सिनेरियो है ना, उसमें पूछा हुआ था कि पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज के साथ कौन सा विटामिन एसोसिएट है, तो वो यही था विटामिन B7 बायोटिन। एक ओबीज मेल डायबिटीज मिलाइटस टाइप 2 टेक मेडिसिन विदाउट फूड और BSR 48 ड्यू टू विच ड्रग। हाँ जी, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन से हैं बच्चों, हमने पहले भी डिस्कस किया है ये। मैम सल्फोनाइलूरियाज और मैक्सिलिटीन जो होगा वो बाद में, फर्स्ट होंगे गुड, सल्फोनाइलूरियाज है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद है एंटी डायबिटिक ड्रग से GIT सिम्टम आ रहे हैं, तो ड्रग कौन सी, अब कौन सी ड्रग दोगे, तो GIT सिम्टम आ रहे हैं तो क्या दोगे अब। एंटी डायबिटिक एक मशहूर सा हमने पढ़ा था, एंटी डायबिटिक में एंटी इमेटिक हम कौन सी देते हैं, मीटोक्लोप्रामाइड। मीटोक्लोप्रामाइड। मीटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। अगर ये एंटीमेटिक की बात करें तो वो देंगे, अगर डायरिया डेवलप हो गया तो ऑब्वियसली आपने मेट्रोनाइडाजोल देना। अच्छा, उसके बाद है एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहा है, उसकी शुगर जो है 60 है, कौन सी ड्रग है, ये हो गया। अच्छा, फ्री रेडिकल की वजह से एक हम छोड़ गए हैं शायद, हाँ, फ्री रेडिकल की वजह से pH 6 आ रही है, न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। नहीं नहीं, वो तो एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी में नॉर्मली, अब जैसे मैं मैम नॉर्मल फ्री बंदी हूँ, रेडिकल्स। मैं कहती हूँ कि मैं न्यूट्रलाइजिंग एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट वगैरह दें, वेरी विटामिन गुड, सी, वेरी गुड। ग्लूटाथायोन। एंटीऑक्सीडेंट, सबसे पहले आपने एंटीऑक्सीडेंट देने हैं, जिसमें विटामिन C है, विटामिन E है, ग्लूटाथायोन है, और सिलीनियम और जिंक है, ठीक है। और फिर पॉलीफिनोल, ये रिडक्टिव ऑक्सीडेंट, स्ट्रेस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। विटामिन C क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ये वाटर सॉल्युबल है। विटामिन E लिपिड सॉल्युबल है। ग्लूटाथायोन क्या है, इंट्रासेलुलर एंटीऑक्सीडेंट है। सिलीनियम और जिंक क्या है, को फैक्टर एक्ट करता है फॉर द एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। इसके अलावा फिर अगर कोई टॉक्सिसिटी है जैसे सिस्टेमिक एसिडोसिस वगैरह, फिर आपने जाना है टुवर्ड्स सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रेट साल्ट की तरफ, और IV फ्लूइड और बफर। अच्छा बच्चों, कॉमनली प्रैक्टिस में हम जो सिट्रेट साल्ट दे रहे होते हैं उसका नाम तो बताओ। क्रैनबेरी और वेरी गुड, सिट्रोसोडा। सिट्रोसोडियम। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद लाइफस्टाइल या फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट में आपने डाइट रिच इन वेजिटेबल फ्रूट और होल आपने देने थे टू रिड्यूस द फ्री रेडिकल, और फिर अल्काइलेटिंग एजेंट जिसमें बाइकार्ब आता है, लेकिन ये बाद में, पहले आपने एंटीऑक्सीडेंट देने हैं, ठीक है। अच्छा, एंटी डायबिटिक ये हो गया, सल्फोनाइल यूरिया। प्रेग्नेंट फीमेल को शुगर है, हाँ, प्रेग्नेंट फीमेल को शुगर है जी,
कौन सा टेस्ट कराओगे, ओजीटीटी या फिर HbA1c? OGTT। गुड। जो आपका GDM है उसमें ओजीटीटी जो है ना वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इसमें ना दो तरह के स्टेप्स होते हैं, एक में 50 ग्राम ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट देते हैं, एक में 100 ग्राम ओजीटीटी देते हैं। जिसमें 50 ग्राम ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट देंगे उसमें नो फास्टिंग रिक्वायर और ब्लड शुगर चेक 1 आवर आफ्टर ड्रिंकिंग 50 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज। अगर ग्रेटर देन 140 है तो फिर प्रोसीड करेंगे स्टेप 2 की तरफ। अब स्टेप 2 क्या है, 100 ग्राम ओजीटीटी जो कि डायग्नोस्टिक है, परफॉर्म्ड आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग। उसके बाद ब्लड शुगर मेजर्ड एट द फास्टिंग 1, 2 and 3 आर आफ्टर द 100 ग्राम ग्लूकोज, और फिर डायग्नोसिस मेड if 2 or more value exceed the threshold. एंटी एरिथमिक ड्रग, फीमेल एक्सट्रीम फिटीक। अच्छा, एक फीमेल है जो एंटी एरिथमिक ड्रग ले रही है तो उसमें एक्सट्रीम फिटीक कास कौन करेगी? तो कौन कौन सी ड्रग है, अमिड्रोन है, बीटा ब्लॉकर है, वेरापामिल है और क्विनिडीन या फिर प्रोकेनामाइड। ये क्या करती हैं, एक्सट्रीम फिटीक कास करती हैं। हेलो डॉक्टर अरूज। चलिए बच्चों आगे देखो। थायराइड में से वो कह रहे काफी आए थे, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज वाला हमने कर लिया हुआ है, मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर लिया था। वोन की डिजीज, वोन की क्या है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है ना, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, शॉर्ट स्टेचर है, डिलेड प्यूबर्टी, लिवर और किडनी इनलार्जमेंट है, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, क्रोनिक रीनल डिजीज इसमें आ जाएगा, और न्यूट्रोपीनिया होगा, न्यूट्रोफिल डिसफंक्शन और रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब हमने जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस हैं उनका निमोनिक किया था, वनीला पेस्ट्री क्रिएट अ मेजर हैप्पी टेस्ट। तो वनीला से वोनगर की डिजीज, उसमें डेफिशिएंट एंजाइम कौन सा होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। पेस्ट्री से के पी से पोम्पी डिजीज, लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज। क्रिएट के सी से है कोरी डिजीज जिसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। ए से है एंडरसन डिजीज, ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंसी। मेजर में मकार्डल डिजीज है, ये हमारी जब अटेम्प्ट थी तब आया था मकार्डल वाला। उसमें क्या है, मसल ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, और हैप्पी के 8 से है हर्स डिजीज जिसमें हिपैटिक ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज आता है। परमानेंट ट्रीटमेंट हाइपो या हाइपर का पूछा हुआ था, हाँ जी। हाइपरथायराइडिज्म फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी, ट्रीटमेंट इज पॉलीथायोयूरेसिल। लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होगा हाइपो या हाइपर का? प्रोपाइल थायोरेसिल। आते हैं उस साइड पे भी आते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या है, मेथिमाजोन। डॉक्टर अरूज, मेथिमाजोन। परमानेंट और ट्रीटमेंट अगर प्रोपाइल थायोरेसिल है। प्रेगनेंसी में रेडियो एक्टिव आयोडीन आपने नहीं देना। अगर तो वहां पे परमानेंट ट्रीटमेंट पूछी हुई थी विद प्रेगनेंसी तो फिर आप रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं दोगे। अगर हाइपर की बात की गई है, ठीक है, अगर हाइपो की बात की गई है तो उसमें आपने लीवोथायरॉक्सिन देना था। डॉक्टर अरूज, प्रेगनेंसी के साथ ये क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, ऐसे था तो फिर वो रेडियो एक्टिव आयोडीन है, ठीक है। अगर हाइपर था और हाइपो था ये अब आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने सही तरह से नहीं बताया कि हाइपर है या हाइपो है, तो दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। अच्छा, नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी का एक क्वेश्चन था कि काउंसिल कैसे करोगे। अब क्या था इसमें, कोई थ्योरी दी हुई थी या बस ऐसे काउंसलिंग का पूछा हुआ था कि कैसे करनी है? ये इसमें क्या क्वेश्चन करते हैं है आप, मुझे। एक जी जी, किसी थ्योरी का तो नहीं पूछा हुआ था? नहीं डॉक्टर अरूज, मुझे ये क्वेश्चन भी नहीं इस तरह याद आ रहा। असल में इन्होंने जो रिकॉल्स में आई हुई है ना ये स्टेम्स वगैरह, इनमें ना कई एमसीक्यूज के ऑप्शंस भी जो है ना इन्होंने ऐसी वेग से मेंशन किए हुए हैं, उधर सारे इस तरह के नहीं थे। और वो रिकॉल्स भी ठीक है, मतलब पूरे पूरे से हैं, इस तरह के नहीं थे उधर।
अच्छा चलें, इसमें मैं आपको करा देती हूँ। इसमें आपने पहले सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और स्पोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए पेशेंट के लिए, ठीक है? डिटेल हिस्ट्री उससे लेनी है, एक्सप्लेन करना है बेसिक कि ये है, इससे इनफर्टिलिटी हो सकती है, और आउटलाइन इवैल्यूएशन प्लान देना है उसे, और फिर डिस्कस करना है ट्रीटमेंट ऑप्शन उसके साथ, फिर उसे इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, और एट द एंड आपने उसके जो मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शन है उन्हें ठीक करना है, फिर आपने फॉलो अप प्लान करना है। अच्छा नेक्स्ट है फ्लैचुलेंस ब्लॉटिंग एंटी डायबिटिक। अच्छा बच्चों, दो चीजें हैं, एक तो है आपका फ्लैचुलेंस ब्लॉटिंग एंड डायरिया, दूसरा आता है आपका ब्लॉटिंग नोजिया एंड डायरिया। जब फ्लैचुलेंस ब्लॉटिंग और डायरिया की बात करें, फिर आपने अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर देने हैं जिसमें एकार्बोज और मेग्लिटोल आ जाता है। अगर बात करें ब्लॉटिंग नोजिया और डायरिया की, फिर आपने बिगुआनाइड्स देने हैं जिसमें मेटफॉर्मिन है। अच्छा एक था हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है बच्चों? T3 T4 का लेवल क्या होगा? कम होता है डॉक्टर, और TSH? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और बेसिकली दूसरा डिपेंड्स था ऑन द कॉज। हाइपोथायराइडिज्म। बस वो प्राइमरी मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ पूछा होगा इसी वजह से। और हाँ, कौन सी एंटी डायबिटिक हैं जो कि काज करती हैं, सॉरी एंटी एरिथमिक जो कि डोजीनेस काज करती हैं? हाँ जी बच्चों, हाइपोथायराइडिज्म, तो उसमें शायद इस 3 से ताल्लुक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास 4 से क्विनिडीन और प्रोकेनामाइड जो कि क्लास 1A से ताल्लुक रखते हैं, ये सारे ड्रोजीनेस काज कराते हैं। रिमार्केबल, हाँ जी बच्चों, क्या देंगे ओस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में? एस्ट्रोजन। क्यों? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फिर तो एस्ट्रोजन भी देते हैं बिस्फोसफोनेट लेकिन आएगा। फर्स्ट लाइन, हाँ बिस्फोसफोनेट। बिस्फास्फोनेट, ठीक है, फर्स्ट लाइन बिस्फास्फोनेट, उसके अलावा कैल्शियम है, विटामिन डी है। अगर सेकंड लाइन की बात करें फिर क्या होगा? फिर एस्ट्रोजन। अच्छा एक सोडियम चैनल ब्लॉकर की बात की है या स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल ब्लॉकर की बात की है? वैसे हमने दो ब्लॉकर पढ़े भी हुए हैं, अगर दो चेन आता है लाइमाइड आता है, लेकिन अगर वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो उसमें क्या आएगा? फ्लीकेनाइड और प्रोपाफिनोन।
पोर्टल वेन हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ, तो पोर्टल वेन में ना लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है और मैक्सिमम इन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें ग्लूकोज और अमाइनो एसिड आ जाता है। और ये दोनों पूछे हुए हैं, लीस्ट अमाउंट भी पूछी हुई है और न्यूट्रिएंट की भी बात की हुई है। अच्छा, उसके बाद है कार्डियो प्रोटेक्टिव एंटी डायबिटिक, तो वो कौन से हैं? SGLT2 इनहिबिटर। उसके बाद आता है आपका GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो कि हैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, और फिर आता है मेटफॉर्मिन। सबसे पहले कौन सा है? SGLT2 इनहिबिटर। अच्छा, फिर है नेफ्रो एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव, तो वो कौन से होंगे? नेफ्रो और कार्डियो, पता नहीं, अब वहां पे इन्होंने इनहिबिटर्स पूछे हुए, ड्रग्स के नाम दिए हुए थे या फिर ऐसे पूरी क्लास का पूछा हुआ था? तो उसमें है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। न्यूट्रिएंट वाला मैंने आपको बता दिया है। हाँ, उसके बाद है हमारे पास फीमेल दी हुई है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, ठीक है। मदर 2 स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई डायग्नोज हुआ है वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ। अब ट्रीटमेंट क्या देंगे? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई GBS से कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना आपने ट्रीटमेंट देनी होती है पेनिसिलिन जी। अगर पेनिसिलिन जी नहीं है या फिर पेशेंट एलर्जिक है टुवर्ड्स द पेनिसिलिन जी, फिर आपने क्लिंडामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन देनी है। अब मतलब उन्होंने कहा कि इसमें IV एंटीबायोटिक आपने देनी है, यही पेनिसिलिन, ठीक है। अच्छा, ये देखो, मेल प्रेजेंट विद द यूरिथ्रल डिस्चार्ज एंड सेक्सुअली एक्टिव, तो कौन सी ड्रग दोगे? हाँ जी बच्चों बताओ, सेक्सुअली एक्टिव मेल में एजेंट कौन सा होता है, ऑर्गेनिज्म? मैम अगर UTI है तो ई कोलाई। मेल में, नहीं, वो मेल में, नॉट इन क्लेमेडिया, फीमेल। अगर वो है तो क्लेमेडिया। और नहीं क्लेमाइडिया, तो ये यूरिथ्रल डिस्चार्ज है, तो इसमें मैम सिफिलिस हो सकता है। गुनोरिया भी हो सकता है, ठीक है। जी। अगर तो गुनोरिया का हो साथ में, तो उसमें सेफ्ट्रेक्सोन ट्रीटमेंट ऑप्शन बनेगा। अगर तो क्लेमाइडिया की हिस्ट्री प्रॉपर उसने दी हुई है, तो उसमें आपने डॉक्सीसाइक्लिन देनी है 100 mg BD फॉर द 7 days। मैम ये यूरिथ्रल डिस्चार्ज मेरा ख्याल है ये उसकी वजह से ही है, नजेरिया की वजह से। नाइजेरिया गुनोरिया, तो फिर आपने सेफ्ट्रेक्सोन 500 mg IM देनी है। ठीक है, और जो दूसरी है वो क्लेमेडिया के लिए वो। अगर क्लेमाइडिया की वजह से हो, तो फिर डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 7 days। ये मेडिसिन वाले याद रखें, बाकी ना याद रखें बेशक। अच्छा, उसके बाद है सुपिनेशन एंड फ्लेक्शन नहीं हो रही, तो कौन सी नर्व इंजर्ड होगी? ये तो मस्कुलोकुटेनियस नर्व, बताएं कौन ब्रो सी? बाइसेप का ये। और मस्कुलोस्केलेटल, वेरी गुड। और अगर मैं कहूं कि खाली सुपिनेशन पार्शली इंपेयर्ड है, तो फिर कौन सी नर्व जाएगी? मैम फिर रेडियल रेडियल सुपीनियर नर्व नर्व। होगी। होगा और मीडियन नर्व, रेडियन नर्व। रेडियल नर्व। नहीं नहीं, रेडियल, रेडियल नर्व। अच्छा, फोरामेन स्पाइनोजम से कौन कौन सी चीजें पास करती हैं बच्चों? मेंस, मिडिल मैम मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन, इमिशरी वेन, और जी जी बोले। मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। हाँ, मोस्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कास कार्सिनोमा परसेंटेज पूछी थी। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का स्ट्रेन तो बताओ बच्चों। सर्वाइकल कार्सिनोमा जो कास करता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, कौन सा है हमारे पास?
16 और 18 16 एंड 18, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि परसेंटेज पूछी थी, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 16 जो है वो 55 to 60% सर्वाइकल कैंसर काज करता है। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 18 है वो 10 to 15% काज करता है। अगर अदर स्ट्रेन्स दिए हुए थे 31, 34, 45 तो वो 10 to 15% काज करता है। लेकिन अगर दोनों का कलेक्टिवली पूछा हुआ था ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 तो ये कलेक्टिवली 70% जो है सर्वाइकल कैंसर काज करते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने दिया हुआ है MHC1, MHC2। बच्चों MHC होता किस लिए? फॉर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर, फॉर कॉम्प्लेक्स किस रिकॉग्निशन लिए होता है? कॉम्प्लीमेंटेशन, इम्यून रिकॉग्निशन के लिए होता है। इम्यून हाँ, जी और इसमें हमने रूल ऑफ 8 याद किया था। MHC1 किसके साथ होगा? CD8 के साथ। और MHC2 किसके साथ होगा? CD4 के साथ होगा। वायरल हेपेटाइटिस एंड ट्यूमर में कौन से सेल इंक्रीज करते हैं? तो वायरल में लिम्फोसाइट होगा। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें कौन से सेल इंक्रीज करते हैं? न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल इंक्रीज करते हैं। फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि एल्बिनो इज द वीएल एक्विटी डिक्रीज हो गई है तो उसका रीजन, मतलब एल्बिनो एक बच्चा है उसकी वीएल एक्विटी डिक्रीज हो गई है, तो उसमें जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए ना बच्चों, इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है। ना मायोपिया है, ना कैटरेक्ट है, ना प्रेसबायोपिया। हाँ, उसमें क्या हो सकता है? फोवियल हाइपोप्लेजिया हो सकता है इन एल्बिनो। अब मुझे नहीं पता कि वहां पे ऑप्शन क्या थे। फिर पूछा हुआ है कि आइका का सिनेरियो था एक मैम ये एफेसिया के साथ। एल्बिनिज्म तो नहीं है? हाँ, वही एल्बिनो एल्बिनिज्म ही है। सॉरी, एल्बिनिज्म का हाँ, एल्बिनिज्म का क्या? तो आपने क्या वो कह रही हूँ, रिपीट कर दें? मैं ये कह रही हूँ इन्होंने जो ऑप्शन दिए हुए ना एल्पिया, तो इस तरह का कोई भी ऑप्शन उसमें मतलब इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? फोवियल हाइपोप्लेजिया हो सकता है। हो सकता है ये पुअर रिकॉल है कि बच्चों को सही तरह से याद ना हो। अच्छा, फिर एपिड्यूरल हिमाटोमा का भी बच्चों बताया हुआ था। तो एपिड्यूरल हिमाटोमा में क्या होता है? रप्चर ऑफ मीडियम मेनिंजल आर्टरी है जो कि ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की, ऑफन सेकेंडरी टू द स्कल फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें जो लेंथ शेप आता है हिमाटोमा, और ये इन्वॉल्व करता है टिरियन को जो कि थिनेस्ट एरिया ऑफ द लेटरल स्कल है। और लोब कौन सा इन्वॉल्व है इसमें? टेम्पोरल लोब। और इसमें ल्यूसिड इंटरवल भी हमेशा याद रखना एपिड्यूरल हिमाटोमा के साथ आता है। और नर्व पाल्सी कौन सी होगी? क्रेनियल नर्व 3 की पाल्सी होगी। फिर है सब हिमाटोमा। जो सबड्यूरल हिमाटोमा होता है वो क्रीसेंट शेप होता है और रप्चर हो जाती है इसमें ब्रिजिंग वेन्स या फिर ग्रेटर सेरिब्रल वेन या फिर डाइप्लोइक वेन, ठीक है। और कौन से लोब को इन्वॉल्व करता है? ये फ्रंटल और पेराइटल लोब को इन्वॉल्व करता है। और इसमें होता क्या है? हेडिक होगा, क्लासिकल फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियस लेवल हो सकता है और रेज्ड आईसीपी हो सकता है। फिर है सब अरेक्नाइड हेमरेज। जो सब अरेक्नाइड हेमरेज है ना, SAH, इसमें बंदा कहते हैं ये वर्स्ट हेडिक है मेरी लाइफ का। और इसमें होता क्या है? एट्रियोवीनस मैलफॉर्मेशन की वजह से रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म हो जाती है। और कौन सी एन्यूरिज्म होगी? सच एज सेक्युलर एन्यूरिज्म। और ट्रीटमेंट कौन सी देते हैं? निमोडिफिन। ठीक है। और क्या है? और हेमरेज के बाद आई है
ज़्यादा देखना पहले। अच्छा, ये वही सिनेरियो था जो मैंने आपको बताया जी जिसमें डॉक्टर, रोज आ पेनिसिलिन रही जी है। आपने ओके, पेनिसिलिन जी देनी है, अगर वो नहीं है तो फिर आप क्लिंडामाइसिन देते हो, ठीक है। और उसके बाद ये लेडी पीड़ा जो है आई है आफ्टर पीपीएच और डीआईसी हो गया है, तो कौन सा ब्लड में होल ब्लड और क्रायो प्रेसिपिटेट एंड प्लेटलेट, लेकिन फिर भी आप पूछना क्या चाह रहे हैं, ये वेट सी स्टेटमेंट है। फिर हम वो जो दूसरे ये स्टेटमेंट की भी किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा होगा एंटी जीबीएम एंटीबॉडी में? ठीक है। और थर्ड डिग्री में कौन से मसल जो है वो होते हैं इन्वॉल्व थर्ड डिग्री टीयर में? रह जाएंगे। हाँ, इंटरनल एनल स्फिंक्टर डैमेज है। साथ में मसल कौन कौन से हैं? सारे जितने भी मसल यहाँ पे पड़े हैं स्पॉन्जियोसिस भी होगा, और कौन से मसल है? लेवेटर एनाई। हाँ जी, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल और पेरिनियल बोन। हाँ जी, ये सारे इन्वॉल्व होंगे। अच्छा जी, कि एबव हाइमन यूट्रस में आपने ट्रीटमेंट क्या देनी है? तो ये क्या है, एबव हाइमन यूट्रस सेकेंड डिग्री ऑफ प्रोलैप्स है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट या तो कर सकते या फिर आपने कंजर्वेटिव कोई ट्रीटमेंट या फिर होगा मैनेजमेंट चल आपने वेजाइनल हिस्ट्री करनी और ट्रीटमेंट करनी है, तो उसमें यूट्राइन स्पारिंग यूट्राइन आजकल ट्रीटमेंट में जाएगी, ठीक है। और अगर कंजर्वेटिव में जाना है तो इंसर्ट करनी है और पेल्विक फ्लोर की फिजियोथेरेपी करानी है। अच्छा, इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आपने पैसरी इंसर्शन फ्लोर फिजियोथेरेपी करनी है। अगर सर्जिकल की बात करें तो यूट्राइन आर्टरी स्पारिंग करनी है, ठीक है। और प्रेफर करेंगे आप।